वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ये हमारा संविधान में तीसरा वीडियो है। ठीक है। इससे पहले हमने संविधान सभा का पूरा 1.5 घंटे का वीडियो अपलोडेड है और उसमें पूरा डिटेल्स में सारा चीज दिया हुआ है। एक बार प्लीज आप उसको देखें। आज हम बात करेंगे स्पेशली संविधान में जो भाग 1 है। भाग 1 को आज डिटेल में समझेंगे। परंतु ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि जो हमारा भारतीय संविधान है दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12। 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में हैं। भाग कितने हैं? 22। तो 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है। आज जो 22 भाग हैं, इन 22 भाग में आज हम पढ़ेंगे पहले भाग के बारे में, भाग 1। ठीक है, भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा कुछ और जानकारी जुटा लेते हैं। और ये महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि पहले, संविधान के पिता किसको कहा जाता है? तो संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को। संविधान के मनु की संज्ञा भी, आधुनिक मनु की संज्ञा, ठीक है, आधुनिक मनु की संज्ञा भी इन्हें दी गई है। आधुनिक मनु, आधुनिक मनु की संज्ञा भी किसे दी गई है? आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को दी गई है। संविधान निर्माण के समय जो सांविधिक सलाहकार थे वो कौन थे? B.N. राव थे। सांविधिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। और एक चीज और समझ लीजिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। और सांविधिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव जी थे। भारतीय संविधान के लेखक, संविधान लिखा किसने है? समझिएगा, लिखना और जो ये तो पूरा संविधान सभा थी जिसने पूरे संविधान सभा की रचना की है। ठीक है। लेकिन उसको पुस्तक में लिखा किसने है? तो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। इन्होंने अपनी कलम से संविधान को लिखा है तकरीबन 6 महीने में। और संविधान के हर पेज में अपना इन्होंने नाम लिखा है। और एक और चीज, मूल जो संविधान लिखा गया है दोस्तों, वह अंग्रेजी में लिखा गया है। बाद में उसका रूपांतरण हुआ है हिंदी माध्यम में। ठीक है। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत मतलब इस समय 284 जो संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया और उस दिन संविधान सभा पास हो गई। ठीक है, संविधान सभा द्वारा, जिसमें 8 महिलाएं भी थी, जिसमें 8 महिलाएं भी थी। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया है। इसीलिए हमारा पहला जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। ठीक है। एक और चीज, 26 जनवरी, माफ करिएगा, संविधान दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 2015। 26 नवंबर 2015 से हर एक साल 26 नवंबर को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस पर संविधान दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, कब से? 2015 से। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब हम बात करेंगे भाग 1, यानी कि संविधान का जो 22 भाग है, इस 22 भाग का जो पहला भाग है, भाग 1, आज की क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए समझते हैं संविधान के भाग 1 के बारे में। ठीक है, चलिए। तो जो संविधान का भाग 1 है दोस्तों, संविधान का भाग 1 कहता है संघ एवं संघ शासित प्रदेश। संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ एवं संघ शासित प्रदेश। अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 में क्या दिया है? भारत संघ और राज्य क्षेत्र। भारत संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 को हम 3 क्लॉज में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है सब क्लॉज, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज फर्स्ट।
सब क्लॉज फर्स्ट में सब क्लॉज फर्स्ट में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि नाम, देश का नाम क्या है, ठीक है, और हमारी राज पद्धति क्या है। राज पद्धति क्या है, दो चीजें समझेंगे, देश का नाम और राज पद्धति, ठीक है। राज पद्धति, माफ करिएगा, राज पद्धति, ठीक है। देखिए, जो देश का नाम है संविधान में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। क्या लिखा गया है? भारत अर्थात, भारत अर्थात इंडिया। और यहां पर एक चीज समझिए, भारत का मतलब है हमारी प्राचीन परंपरा, प्राचीन परंपरा, प्राचीन परंपरा, प्राचीन परंपरा। तो भारत अर्थात, अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। इंडिया का मतलब है आधुनिकता, आधुनिकता, आधुनिकता। देखिए समझिए, जो हमारे संविधान में दो नाम लिखे गए हैं, भारत, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत और इंडिया है, इंडिया ही भारत है, दोनों ही नाम हैं, भारत और इंडिया। समझ आई बात? तो देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। अब भारत मतलब इंडिया है और इंडिया मतलब भारत। दोनों ही नाम डालने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी थी, क्योंकि पूरे देश में पहले ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स के कई कानून लागू थे, ठीक है। कई ऐसे ब्रिटिशर्स, चाहे हमारे पड़ोसी देश नेपाल हो या चाइना हो, इनसे कई संधियां की थी, और वो संधियां जब हुई थी तो उसमें जो नाम लिखा गया था वो इंडिया ही लिखा गया था, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि हमारा जो विश्व में नाम भी गया वो क्या गया? इंडिया गया, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भारत, जो कि हमारी प्राचीन परंपरा, हमारी संस्कृति को दर्शाता है, जबकि इंडिया बताता है कि हम आधुनिक भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम प्राचीन ही हैं, अपितु हम आधुनिक भी हैं और समय के साथ चलना भी जानते हैं, ठीक है। तो सब क्लॉज एक में पहला तो नाम दिया है, दूसरा है राज पद्धति। राज पद्धति का मतलब क्या है? कि हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। भारत देश राज्यों का संघ है। अब यहां पर इंग्लिश में इसका थोड़ा मतलब अलग होता है। भारत देश राज्यों का संघ है, ठीक है। अब यहां पर दो शब्द हैं जिस पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। हमारे जो संविधान में लिखा गया है वो लिखा गया है यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। संघ है, किसका? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। एक वर्ड और यूज होता है संघ की जगह पे, फेडरल, 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 ठीक है। या फेडरल या फेडरेशन, ठीक है, फेडरल या फेडरेशन, ठीक है, फेडरल या फेडरेशन, ठीक है। जो अमेरिका है, अमेरिका है फेडरल ऑफ स्टेट। क्या है? अमेरिका जो है वो क्या है? फेडरल ऑफ स्टेट है, फेडरल ऑफ, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन और यूनियन में क्या महत्वपूर्ण अंतर है? पहले एक्चुअली फेडरेशन वर्ड ही यूज हो रहा था, परंतु यूनियन वर्ड किसके कहने पे यूज हुआ है? यूनियन वर्ड किसके कहने पे डाला गया है? तो यूनियन वर्ड डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के कहने पे डाला गया है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के कहने पे, बी आर अंबेडकर साहब के कहने पे डाला गया है यूनियन वर्ड। अब समझिए, अमेरिका जो है वो, उसके जो राज्य हैं वो राज्य एक समझौता, एक ट्रीटी के माध्यम से एक साथ मिलकर एक नेशन का निर्माण किए हैं। समझ आई बात? यानी उसके जितने भी राज्य हैं, ठीक है, वो एक साथ आए, उन्होंने एक ट्रीटी किया, ठीक है, एक ट्रीटी किया, एक समझौता किया, और समझौते के तहत एज अ नेशन एक साथ वो रह रहे हैं, ठीक है। जबकि जो भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि यहां पर जो हमारे राज्य हैं वो किसी समझौते के माध्यम से एक साथ नहीं आए हैं। ये राज्य बिना किसी समझौते, बिना किसी कंडीशन के साथ ये भारत के साथ है।
तो यूनियन में दो चीजें हैं कि पहला, ये किसी समझौते के साथ हमारे राज्य हमारे साथ नहीं है। दूसरा, कोई भी राज्य कोई भी राज्य चाहे तो अलग नहीं हो सकता। यानी कि संघ से कोई राज्य चाहे कि अलग हो जाए, वो स्वायत्त नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि हम देश से अलग होना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। जबकि फेडरेशन के अंदर जो इसका इंग्लिश मीनिंग है कि ये जो राज्य हैं, जो अमेरिका के राज्य हैं, वो सर्टेन कंडीशंस में ये देश से अलग भी हो सकते हैं। समझ आई बात? ये अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जबकि इंडिया में कोई भी राज्य ये दावा नहीं कर सकता या ये सोच भी नहीं सकता कि वो भारत से अलग हो जाएगा। और शायद ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की दूरदृष्टि ही थी कि जिस तरह से आज भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे सभी कई राज्य हो जाते हैं कि अच्छा ये हिंदी भाषी बेल्ट है, ये तो यहाँ मराठी चलेगी, हिंदी नहीं वो कर सकते, मैं अपना अलग सारी चीजें चलाऊंगा। ऐसा चाहकर भी वो नहीं कर सकते। अगर हमारा देश फेडरेशन ऑफ स्टेट होता तो सोचिए आज हमारे देश की क्या स्थिति होती। कई राज्य कहते कि मैं अलग होना चाहता हूं, ठीक है। तो ये चीज श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को, कि हमारे संविधान में फेडरेशन की जगह पे यूनियन शब्द का यूज हुआ है। फेडरेशन की जगह पे यूनियन शब्द का यूज हुआ है। फेडरेशन ऑफ स्टेट ये कहाँ हुआ है? यूएसए में। यूएसए में याद करिए, अभी कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप जी ने कनाडा को बोला कि भाई तुम भी आ जाओ, हमारे राज्य का पार्ट बन जाओ, ठीक है। यानी उसमें पार्ट होने का मतलब यह है कि आप आओ, आप इंडिपेंडेंट, आप स्वायत्त राज्य रहोगे, बट कुछ चीजें हम एज ए सेंट्रल हमारे पास अधिकार होंगे, अदरवाइज आपका एक स्वायत्त अधिकार रहेगा, ठीक है। और आप हमारे साथ आ जाओगे, ठीक है। आपको काफी टैक्स की प्रॉब्लम चल रही थी, ट्रेड वार जब प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस टाइम पे ये उन्होंने एक ऑफर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर दो राज्य या चार राज्य, जितने भी राज्य हैं, वो सब क्या किए? एक समझौता किए और साथ में आ गए। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारा एक भूखंड है, एक अखंड भूखंड है, जिससे कोई भी राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना है कि हमारा जो राज्य पद्धति है वो क्या है? राज्यों का संघ है। और राज्यों का संघ, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, संघीय होता है, ठीक है। और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो हिंदी मीनिंग दोनों की देखा जाए तो बहुत मिलती जुलती है। लेकिन अगर अंग्रेजी इंग्लिश मीनिंग देखी जाए तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यूनियन का मतलब है राज्यों का संघ, जो कि एक साथ हैं, वो अलग नहीं हो सकते। समझ आ गई बात? तो आशा करते हैं ये पहला क्लॉज आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं क्लॉज टू की, ठीक है। तो बात करते हैं क्लॉज टू की। तो सब क्लॉज टू सब क्लॉज टू, ठीक है। सब क्लॉज टू में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि जो हमारा राज्य है, राज्य और उनके राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे वे होंगे जो कि पहली अनुसूची में दिए गए हैं। वे होंगे जो कि होंगे जो कि जो पहली अनुसूची में दिए हुए हैं, जो पहली अनुसूची में दिए हुए हैं। हमने आपको अनुसूचियां बताई थी। पहली अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र दिया था, अनुसूची में दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, दिए गए हैं। तो पहली अनुसूची में कितने राज्य दिए हैं? तो पहली अनुसूची में दिया गया है जो राज्य हैं, राज्यों की संख्या, और दूसरा है केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य कितने हैं दोस्तों? राज्य अभी हमारे जो अनुसूची, यानी पहली अनुसूची में जो राज्य दिए हैं वो कितने हैं? 28। जबकि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 28। यानी 28 राज्य, माफ करिए, 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। समझ आई बात? ये पहली अनुसूची में दिए हुए हैं। समझ आ गई बात? तो सब क्लॉज टू क्या कहता है? कि राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो कि पहली अनुसूची में दिए गए हैं। और पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, ठीक है। बात करते हैं सब क्लॉज 3 की।
तो सब क्लॉज जो तीन है, सब क्लॉज जो तीसरा है दोस्तों, तो सब क्लॉज तीसरा कहता है कि भारतीय क्षेत्र में किसको शामिल किया जा सकता है और किसको शामिल नहीं किया जा सकता। तो क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में किसको शामिल किया जा सकता है, किसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, किसको शामिल किया जाएगा। तो देखिए, इसमें तीन तरह के राज्य दिए गए हैं। किसको शामिल किया जाएगा, तो इसमें तीन तरह के राज्य दिए गए हैं। पहला दिया गया है पूर्ण राज्य। कैसे राज्य होंगे, पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य। दूसरे दिए गए हैं केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य। और तीसरे दिए गए हैं अधिग्रहित, अधिग्रहित क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र। समझ आई बात। तीन तरह के राज्यों का यहां पर वर्णन किया गया है। पूर्ण राज्य, तो पूर्ण राज्य हमारे कितने हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। और अधिग्रहित क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र अभी कितने हैं, 0। अधिग्रहित क्षेत्र वो है जो कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके है, अब आने वाले भविष्य में मान लीजिए ऐसा हो जाए कि वहां की जनता, जैसे बलूचिस्तान में भी काफी वहां पर डिस्टरबेंस चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह से वहां पर परेशान कर रही है बलोचों को, तो उससे काफी लोग नाराज हैं, वहां पर मूवमेंट चला रहे हैं। अगर मान लीजिए कल को लोग कहें कि नहीं मैं भारत में शामिल होना चाहता हूं और भारत भी इंटरेस्ट करे कि मैं वहां पर अपनी आर्मी वो करके और उस क्षेत्र को मैं अपने में अधिग्रहित करना चाहता हूं, तो इंटरनेशनल कानून और इन सब चीजों को साथ में ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र को अर्जित किया जा सकता है। और जब वो अर्जित क्षेत्र होगा तो उसको कहाँ लिखा जाएगा, अधिग्रहित क्षेत्र इसमें लिखा जाएगा। अभी कितने हमारे पास, 0 हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र, जैसे कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जाए, लेट से कि भूटान है, अब भूटान कल को कहना कहे कि यार हम तो अभी छोटे देश हैं, हम भारत के साथ आके मिलके एक बड़े देश में शामिल होना चाहते हैं, हम भी भारत के साथ आगे प्रॉस्परस यानी कि फलना फूलना चाहते हैं, ठीक है। तो आता है और भारत भी अगर इंटरेस्ट दिखाता है तो वो क्षेत्र हमारे लिए क्या हो जाएगा, अधिग्रहित क्षेत्र हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अधिग्रहित क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 की, तो भारत संघ और राज्य क्षेत्र है। पहले क्लॉज में हमने बात किया था कि इसमें दिया है कि देश का नाम क्या है, तो देश का नाम यानी कि भारत, यानी कि इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत। भारत किसको दर्शाता है, हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता को दर्शाता है, जबकि इंडिया क्या दिखाता है कि हम सिर्फ प्राचीन ही नहीं है, हम आधुनिक भी हैं, ठीक है। फिर बताता है राज पद्धति, हमारी राज पद्धति कैसा है, तो हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं। भारतीय क्या है, राज्यों का संघ है। हम फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, फेडरेशन कौन है, अमेरिका, ठीक है। तो यूनियन और फेडरेशन में मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया, ठीक है, कि हमारे देश में कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं देश से अलग हो जाऊंगा, वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। समझ आई बात। ये एक भूखंड है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं कि दो राज्य आके समझौता करके एक देश बनाए हैं। बात समझ आई। तो ये हमारा पहला क्लॉज था। सब क्लॉज 2 में कौन से राज्य और कौन से क्षेत्र होंगे, तो हमारे जो अनुसूची एक में जिन राज्यों और जिन केंद्र शासित राज्यों का वर्णन है वही राज्य और राज्य क्षेत्र हमारे देश में होंगे। तो हमारे अनुसूची एक में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वहां पर जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। सब क्लॉज 3 में हमने देखा कि भारतीय क्षेत्र में किसको शामिल किया जा सकता है, तो मैंने बताया कैसे कैसे पार्ट को या कैसे भूखंड को शामिल किया जा सकता है। तो अभी जो हमारा स्टेटस है, हमारे यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा 28 राज्यों को मिला है, 8 ऐसे हैं जो केंद्र शासित राज्य हैं और 0 अधिग्रहित क्षेत्र हैं। अधिग्रहित क्षेत्र क्या है ये हमने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 के, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 या आर्टिकल 2 की बात। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद शक्ति।
नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद शक्ति। यहां पर नए राज्यों से अभिप्राय है जो अपने देश के राज्य नहीं है, वो भारत संघ के अभी राज्य नहीं है, अर्थात वो किसी विदेशी भाग, अभी भारत से बाहर है, वो किसी विदेशी राज्य के भाग हैं, विदेशी देश के भाग हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी भूटान है, इधर नेपाल है, हमारे भारत से लगा हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए नेपाल के लोग और नेपाल का जो शासन व्यवस्था है, अगर वो चाहते हैं भारत में शामिल होना, ठीक है, तो उसको एक नए राज्य के रूप में, नए राज्य के रूप में भारत के संघ में सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद दो दो शक्तियां देता है संसद को। क्या दो शक्तियां देता है नए राज्यों को शामिल करने के लिए? कैसे? पहला है नए राज्य को भारत के संघ में सम्मिलित कर लें। नए राज्यों को गठित करने की शक्ति, तो पहला है कि नए राज्य को गठन करें, अर्थात पहली शक्ति राज्यों को सम्मिलित करना, पहले उन राज्यों को सम्मिलित करो। और दूसरी शक्ति है कि नए राज्य जो अभी अस्तित्व में नहीं है, यानी कि भारतीय संघ के भाग नहीं है, उनका गठन करना है और उनको संघ में सम्मिलित कर लेना है। बात समझ आई? तो कोई भी ऐसा विदेशी धरती, विदेशी देश के राज्य जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, या भारत मान लीजिए कहीं पर ऐसा करता है, अटैक करता है, जैसे पाकिस्तान में मान लीजिए चढ़ाई करता है और पीओके जीत लेता है। अब पीओके को एक राज्य का गठन, एक राज्य के रूप में गठित करके उसे भारत में क्या करेगा? सम्मिलित कर लेगा। ये अनुच्छेद 2 में ये अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है। तो ये संसद क्या कर सकती है कि जैसे हमारी आर्मी वहां अटैक की और पूरा पीओके खाली, पीओके मतलब जो वहां से पाकिस्तान आर्मी को खाली करा दिया, ऐसा नहीं कि वहां के लोगों को, लोग ही खत्म चले जाएंगे तो फिर राज्य ही कहाँ बचा, ठीक है। तो वहां के लोग वैसे भी बताया भी कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान आर्मी से परेशान रहते हैं। अब वहां के लोग भी शामिल होना चाहते हैं और भारत ने उसको एक्वायर कर लिया है, जीत लिया है। तो उसको एक राज्य के रूप में उसका गठन करेगा और उस राज्य को अपने देश में शामिल कर लेगा, यानी भारत संघ में शामिल कर लेगा। तो जो हमें हमारे अभी 28 राज्य हैं वो 29 हो जाएंगे, या हो सकता है उसको अभी कुछ टाइम के लिए केंद्र शासित के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखे। तो ये इस तरह के किसी भी राज्य को जो बाहरी अपने देश के भाग नहीं है, उन भाग को, जो अपने देश का, जो अभी भूखंड हमारे देश का भाग नहीं है, उस भाग को, विदेशी भूखंड को अगर एक राज्य बनाकर अपने देश में सम्मिलित करने का अधिकार, ये किसके पास है? संसद के पास है। और ये कौन सा अनुच्छेद देता है संसद को? अनुच्छेद 2 ये अधिकार संसद को देता है। तो अनुच्छेद 2 सीधा कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश अपने भारत संघ में, वो नए राज्य कौन होंगे? जो अभी भारत के भाग नहीं है, वो किसी विदेशी जमीन के भाग हैं, विदेशी देश के भाग हैं, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 2। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 35वें संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन हुआ था, 35वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1974 में, 1974 में। और उस समय सिक्किम राज्य, कौन सा राज्य? सिक्किम, सिक्किम राज्य को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम राज्य पहले हमारे भारत में नहीं था, तो सिक्किम राज्य एक अलग भाग था। जब चाइना ने ये तिब्बत पे आक्रमण करके तिब्बत को अपने में शामिल कर लिया, ये अभी भी, हालांकि तिब्बत के लोग अभी कहते हैं स्वायत्त है, बट कहीं ना कहीं आर्मी उसकी चाइना की वहां पूरी रहती है, ठीक है। तो सिक्किम को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना हम पर भी अटैक कर दे। तो सिक्किम जो है, सिक्किम के लोग क्या किए कि उन्होंने बोला कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, भारत से रिक्वेस्ट किया। भारत ने बोला ठीक है। सिक्किम के लोग बोले लेकिन, सिक्किम के लोग बोले कि लेकिन एक साल हम देखना चाहते हैं कि आपके साथ मैं आऊं, हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसा नहीं होता। तो एक साल वो एक तरह से टेम्परेरी रूप से भारत में शामिल किया गया 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1974 में। इसलिए संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। कैसे राज्य का? संबद्ध राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। 34वें संविधान संशोधन 1974 में। लेकिन जब उसे एक साल बाद लगा कि नहीं, देश, भारत देश तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों से अच्छा व्यवहार भी करते हैं, ठीक है। तो फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ। 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और इस तरह से सिक्किम
हमारे भारत संघ का हिस्सा बन गया। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी नए जगह को, नए देश को भारत में एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है। और ये संसद को शक्ति देता है भारत का संविधान, अनुच्छेद 2। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 3 की। ठीक है। तो अनुच्छेद 3 को समझ लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन करना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। अभी जो अनुच्छेद 2 पढ़ा वह था कि हम दूसरे, भारत में जो अभी देश राज्य नहीं है, किसी दूसरे देश के राज्यों को भारत में शामिल कर सकते हैं, अनुच्छेद 2 ये कह रहा है। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है कि जो भारत के राज्य हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग राज्य हैं, लाइक 28 पूर्ण राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य के, दो राज्यों को एक राज्य बना सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, या एक राज्य को चाहे तो दो राज्यों में बांट सकती है, या किसी एक राज्य के कुछ भूभाग को उठाकर दूसरे राज्य में शामिल कर सकती है। ये शक्तियां संसद के पास है। परंतु कोई भी कोई भी अध्यादेश कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के संसद में पेश नहीं किया जाएगा। ये चीज है, अगर कोई अध्यादेश है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर कोई अध्यादेश है, इसमें राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होगी। ठीक है। पूर्व स्वीकृत जरूरी होगी। ठीक है। तभी उसको संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के जो विधानमंडल हैं, राज्यों के विधानमंडल, जिस राज्य में चेंज हो रहा है, जिस राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है, उस राज्य के विधानमंडल को सूचित करने का काम, विधानमंडल को सूचित करने का कार्य कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है। लेकिन राज्य क्या कहता है, राज्य उस पर एग्री हो, स्वीकृत दे या न दे, उसकी स्वीकृति महत्वपूर्ण नहीं है। ये अनुच्छेद 3 देता है अधिकार संसद को कि बिना राज्य के स्वीकृत के, राज्य स्वीकार करे अच्छा है, नहीं स्वीकार करता तो भी राज्य को, एक राज्य के कुछ पार्ट को हटाकर दूसरे राज्य को दिया जा सकता है, या दो राज्य को एक बनाया जा सकता है। यह शक्ति संसद के पास अनुच्छेद 3 देता है। समझ आई बात? किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी एक राज्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, या दो राज्यों को एक साथ लाया जा सकता है, या एक राज्य के कुछ भूभाग को उठाकर दूसरे राज्य को दिया जा सकता है। यह किस किसके पास शक्ति है? संसद के पास। और ये शक्ति कौन देता है? अनुच्छेद 3। इसमें सिर्फ राज्य को सूचना देना है। अब राज्य उस पे अपनी स्वीकृति दे या ना दे, राज्य राज्य की जो स्वीकृति है वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। तो ये बात समझना है। लेकिन हाँ, संसद को पहले, किसी भी अध्यादेश को संसद में ले जाने से पहले राष्ट्रपति जी की पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी होगा। ये बात समझ लीजिए, ये अनुच्छेद 3 कहता है। इसी में एक परेशानी हो गई थी, एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक केस हुआ था जिसे कहा जाता है बेरूबाड़ी केस। ठीक है। बेरूबाड़ी। ठीक है। बेरूबाड़ी बाद, ये बेरूबाड़ी जो बाद है, ये बेसिकली कहा जाता है 1960 में। ये प्रॉब्लम अराइज हुई 1952 के आसपास। ये जो बंगाल है, जब बांग्लादेश अलग हुआ है ना भारत से, जो पूर्वी पाकिस्तान था उस वक्त, जो बांग्लादेश है, पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान तो एक ही थे। तो बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान और बाकी पश्चिमी पाकिस्तान था। तो बांग्लादेश जो अलग हुआ तो कहाँ से हुआ था? बंगाल से। तो बंगाल में एक जगह थी, बेरूबाड़ी गांव था ये। ठीक है। एक, अब ये बेरूबाड़ी क्या था, इसमें मुस्लिम बहुल थे। ठीक है। अब कायदे से जो ये जाना चाहिए था, बेसिकली पाकिस्तान को जाना चाहिए था, बट ये गया नहीं। ठीक है। अब चूंकि रेड क्लिफ तो क्या किए, रेड क्लिफ के पास नक्शा आया, उन्होंने नक्शा, वो तो विजिट भी नहीं किए, देश को जानते भी नहीं थे जब इन्होंने भारत का पार्टीशन किया। ठीक है। रेड क्लिफ ने, तो वो जानते भी नहीं थे रेड क्लिफ कि कहाँ भारत है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ कौन सा प्रदेश है। उन्होंने तो बस नक्शा मंगाया और नक्शा में एक लकीर खींच दी, जो उधर चला गया पाकिस्तान, जो इधर आया भारत हो गया। अब इसमें ये जो गांव था, यहाँ पर बहुल संख्या मुस्लिम थी। ठीक है। और ये बिल्कुल बांग्लादेश के किनारे था।
तो पाकिस्तान के लोग कहने लगे कि ये हमारा है। और फिर बाद में हमारे नेहरू जी जो थे वो चाहते थे कि देश में उस टाइम पे वो चाहते थे एक वर्ल्ड लीडर बनना, एक थोड़ी सी महत्वाकांक्षा थी उनकी। और दूसरा, शांति भी वो चाहते थे कि देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक शांति हो, ठीक है, और उनको शांति के लिए जाना जाए। तो हुआ गया कि उस टाइम पे, यानी कि 1958 में, 1958 में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किसके बीच होता है? तो पाकिस्तान के जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? फिरोज शाह, फिरोज शाह मून, ठीक है, फिरोज शाह मून थे, फिरोज शाह मून थे। और हमारे नेहरू जी थे, नेहरू जी थे, ठीक है। इन दोनों लोगों ने एक एग्रीमेंट किया 1958 में। 1958 में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये बेरूबाड़ी जो इलाका है ये पाकिस्तान को दे दिया जाए, यानी कि ये बांग्लादेश में चला जाए, जो अभी वर्तमान का बांग्लादेश है, पहले तो ये पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, समझौता हो गया। लेकिन ये पूरे देश में एक बवाल मच गया कि कैसे कोई भी प्रधानमंत्री हमारा देश, हमारे देश का पार्ट किसी को दे सकता है, क्योंकि सबका सेंटीमेंट होता है अपने लैंड से, अपने देश से, ठीक है। तो ये बहुत मामला जो है मीडिया में भी उछला, देश में भी काफी आक्रोश हो गया इस चीज को लेके, ठीक है। और ये एक तरह से लीगल केस भी बन गया कि कैसे कोई भी देश, कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश का पार्ट किसी दूसरे को दे सकता है, ठीक है। तो इस उस वक्त के जो हमारे राष्ट्रपति साहब थे, राष्ट्रपति जी थे, राष्ट्रपति कौन थे हमारे? तो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जी थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने किससे सलाह मांगी? सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से, ठीक ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा इशू हो गया है, तो आप बताइए क्या कोई भी भारत का पार्ट किसी दूसरे विदेशी देश को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर दो चीजें बताई, सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट थी हमारी, उन्होंने दो चीजें बताई। सुप्रीम कोर्ट ने दो दो सलाह दिया। पहला कि अनुच्छेद जो भी चेंज होते हैं एक्चुअली, अनुच्छेद 368 में क्या किया जाए? अनुच्छेद 368 में एक संविधान संशोधन किया जाए। और अनुच्छेद 368 के तहत संसद क्या करे? दो चीजें बोला इन्होंने, संसद क्या करे कि अनुच्छेद 300 368 के तहत अनुच्छेद तीन में, अनुच्छेद तीन में, तीन में लिख दे, क्या लिख दे? लिख दे कि भारत का, भारत का कोई भी क्षेत्र, कोई क्षेत्र अन्य देश को दिया जा सकता है, अन्य देश को दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो क्या बोला उन्होंने कि संसद क्या कर सकती है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो चेंजेस होते हैं, संविधान का संशोधन होता है, इसी के 368 के तहत होता है। तो अनुच्छेद तीन में लिख दे, क्योंकि अनुच्छेद तीन से ही राज्यों का, किसी राज्य को अलग किया जा सकता है, नया राज्य बनाया जा सकता है। तो इसी अनुच्छेद तीन में यह लिख दे कि जो भारत का कोई भाग है, कोई खंड है, अगर हमारा संसद चाहे तो वो किसी दूसरे देश को दे सकता है। एक तो ये इन्होंने सलाह दिया। दूसरा सलाह उन्होंने दिया कि क्या किया जाए, बेरूबाड़ी को 368 के तहत बेरूबाड़ी को, जो बेरूबाड़ी जगह है, बेरूबाड़ी को भारतीय क्षेत्र से हटा दे, भारतीय संघ से हटा दे, हटा दे, हटा दे, ठीक है। और जब भारतीय संघ से हटाएगा तो दो चीजों में चेंज करना पड़ेगा। एक तो अनुच्छेद, अनुच्छेद एक एंड अनुसूची एक में, अनुसूची एक में, क्योंकि अनुसूची में वो सारे राज्य और सब कुछ लिखा होता है, राज्य और संघ लिखे होते हैं, राज्य और केंद्र शासित क्या क्या है वो लिखे होते हैं, अभी समझा रहा था आपको।
लेकिन 368 के तहत अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती है संसद, तो इसमें कभी भी अगर कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री आता है और उसको कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना पड़ा, तो उसको बार बार ये चेंज करना पड़ेगा। ये हर बार उस राज्य को बार बार क्या करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा, बार बार संशोधन करना पड़ेगा, तभी वो दे सकता है। ठीक है। अगर इसने यहां लिख दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी भारतीय भाग किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है, तो कोई भी कभी आएगा प्रधानमंत्री देना चालू कर देगा। इससे लगा कि ये मिसयूज हो सकता है, कोई भी बाद में प्रधानमंत्री आए, पता चले कि उसने जम्मू कश्मीर को ही पाकिस्तान को दे दिया है, कोई भी ऐसा कर सकता है। तो ये तो इस, क्योंकि अनुच्छेद 3 में परमानेंटली लिख दिया गया है। जबकि यहां पर क्या हुआ था, केवल एक पार्ट को ही अपने संविधान से हटा दिया गया था। ठीक है। अब जब कभी भी दूसरे पार्ट को कभी ऐसा हटाना होगा, उसके लिए फिर से संविधान में चेंज लाना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो अनुच्छेद 3 में गारंटी मिल गई कि कोई भी चाहे, मतलब हमारी संसद चाहे तो कोई भी भाग उठा के किसी दूसरे देश को दे सकता है। तो उस टाइम में संसद और प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ये ऑप्शन सेलेक्ट करना अच्छा नहीं है। तो फिर क्या किया गया, अनुच्छेद 368 के तहत बेरूबाड़ी को भारत संघ से अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है। तो ये एक केस आया था बेरूबाड़ी वाद, जिसे 1960 में ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फटाफट अनुच्छेद 4 की। ठीक है। तो अनुच्छेद 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो हमारा अनुच्छेद 4 है, वो सिर्फ इतना कहता है, अनुच्छेद 4, कि अनुच्छेद 2 एंड 3, 2 और 3 के प्रावधानों, 2 और 3 के प्रावधानों को, प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, बहुमत के द्वारा परिवर्तित कर किया जा सकता है, परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो अनुच्छेद 4 सिर्फ ये कह रहा है कि जैसे अनुच्छेद 2 में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देश के किसी भाग को अपने राज्य, अपने संघ में शामिल करते हैं। या 3 में हम क्या करते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं उनका नाम बदल सकते हैं, 2 राज्य को एक कर सकते हैं, किसी एक राज्य को दूसरे राज्य में दे सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों चेंज करने के लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें 2/3 बहुमत की जरूरत है। जो साधारण बहुमत होता है, 50% प्लस एक, ठीक है, इसी बहुमत के साथ ये अनुच्छेद 2 या 3 के प्रावधान जो हैं, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 4 कहता है। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। ठीक है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं भाग 2 में अगली क्लास में। ठीक है। थैंक यू।